लगभग 3 साल काम किया है वहाँ। और फिर साथ साथ में तैयारी करते रहा हूँ मैं। और अभी मेरा डीआरडीओ में हो गया, तो वर्तमान में मैं बेंगलोर में पदस्थ हूँ। और मैं अपना परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे परिवार में 5 लोग हैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे 2 भाई, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई। तो बड़े भैया हैं जो BHMS उन्होंने कंप्लीट किया है अभी, और जो छोटा भाई है वो भी बेंगलोर में ही जॉब करता है, HCL में सीनियर फिजिकल डिजाइन इंजीनियर। तो वो अभी इंटेल के लिए वर्क करता है। और बस इतना ही है। हेलो सर। शुरुआती शिक्षा दीक्षा आपकी कैसे हुई, कहाँ हुई, किन स्थिति परिस्थिति में हुई, उस पे लोग जानना चाहते हैं हमारे। हाँ हाँ कृपया उस बिल्कुल। बारे में विस्तार से थोड़ा बताएं। हाँ हाँ। मैंने अपनी जो 5वीं तक का वो स्कूलिंग किया था, वो मैंने गांव में ही किया था, सरस्वती शिशु मंदिर बनौली में। और फिर उसके बाद मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया। तो मैंने 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई मैंने नवोदय विद्यालय रमखिरिया पन्ना मध्य प्रदेश में की है। और जहाँ मैंने 11वीं 12वीं मैथ सब्जेक्ट से किया है। और फिर उसके बाद मैंने स्कूलिंग अपनी 2011 में कंप्लीट कर ली थी। तो फिर 2012 में मैंने जो IIT की कोचिंग के लिए मैंने ड्रॉप लिया था, वो जबलपुर से लिया था। और फिर उसके बाद 1 साल वहाँ से तैयारी की। फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन SGS ITS में PET के थ्रू हुआ था। तो IIT में तो सिलेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन PET के थ्रू जो सिलेक्शन हुआ वो मैं SGS ITS में मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच मिली। BE की ग्रेजुएशन वहाँ से कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैंने 3rd ईयर में झील कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ, वो गेट के लिए, तो गेट एग्ज़ाम के लिए मैंने कोचिंग की। और फिर मेरा फाइनल ईयर में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया। और उस टाइम पे गेट में अच्छे मार्क्स नहीं थे, तो मैं किसी PSU वगैरह में नहीं जा पाया। और मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी। और साथ में जॉब के साथ में अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करता रहा। और आगे जाके मेरे को फिर BSNL में सिलेक्शन हुआ। और इसरो में, निलीट में और बहुत सारे संस्थान में से कॉल आया। और एट लास्ट मुझे BSNL मिला। और फिर मैं BSNL के बाद भी मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी मैंने, गेट की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी। तो अभी जाके मेरे को DRDO मिल गया। तो बस अभी मैं DRDO में वर्क कर रहा हूँ। आपके परिवार में भी पहले भी इस क्षेत्र में किसी ने काम किया, वैज्ञानिक के क्षेत्र में वैज्ञानिक के रूप में कोई काम किया है? अ, इस नाते ये प्रश्न पूछने का मेरा मतलब यही है कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही, कैसे रही, आप जहाँ से निकल के आए वहां पे शिक्षा का स्तर क्या रहा, अन्य लोग किस तरह से क्या काम करते हैं, ये थोड़ा हाँ जानने हाँ। का है। जैसे मेरे परिवार के बारे में बताया जाए, तो मैं शुरुआती आदमी हूँ जो गवर्नमेंट जॉब में आया है। और अधिकतर लोग, सभी लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, मम्मी पापा भी खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। और जो भी सभी रिश्तेदार हैं, और सभी कोई खेती किसानी से ही जुड़ा हुआ है। पढ़ाई का जो अपना शैक्षिक स्तर है, उस मेरे पन्ना जिला में थोड़ी सा कम है, उतना अच्छा नहीं है। लेकिन जो मेरे मम्मी पापा की वो था, डेडिकेशन था कि अपने बच्चों को पढ़ाई ही करवाना है, इसलिए मतलब हम लोग उन्हीं की बदौलत, मतलब अपने परिवार की मोटिवेशन की बदौलत ही इस स्तर पर आ पाए हैं। नहीं तो शायद ही मुश्किल हो जाता फिर। तो मैं तो पूरा श्रेय अपने परिवार को ही देना चाहता हूँ कि। और अभी अभी आजकल में जो स्तर है वो सुधर रहा है, क्योंकि लोग बाग बहुत सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। अभी कुछ लोग हैं, जैसे 2 भैया लोग अब गांव से हुए थे, वो हमसे पहले भी हो गए थे। वो MBBS हैं, एक सर्वेश लोधी जी और जीतन लोधी जी हैं, वो MBBS हैं। और फिर उसके बाद अभी रमू लोधी हैं, वो भी बनौली से हैं, वो बैंक में जॉब करते हैं, एग्रीकल्चर से हैं। बहुत सारे लड़के भी एग्रीकल्चर लाइन में जा रहे हैं। अभी मैथ सेक्शन में थोड़ा सा कम बच्चे ही हैं, लेकिन एग्रीकल्चर लाइन बहुत अच्छी है हमारे वहाँ। एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अच्छे पोजीशन पे जा रहे हैं। यही है। और मेरे परिवार की बोले तो मेरा छोटा भाई है, उनने भी इंजीनियरिंग किया है, मैंने भी इंजीनियरिंग किया है। और मेरे बड़े भैया, उनने BHMS से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। अभी वो तैयारी कर रहे हैं और आगे की PG वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। और मेरा छोटा भाई यहीं बेंगलोर में काम करता है और मैं भी यहीं बेंगलोर में हूँ। और
मेरे फैमिली में, और मेरे बड़े बड़े पापा के लड़का, जो भाई है मेरे बड़े बड़े पापा के लड़का, वो भी शिक्षक हैं। तो उनकी भी अभी मतलब 3 साल करीब हो गया उनको जॉब करते हुए। बाकी तो उसके पहले तो कोई नहीं था मेरे फैमिली से, जो मतलब मेरी पर्टिकुलर फैमिली से कोई नहीं था जॉब्स में। तो बैकग्राउंड तो पूरा फार्मिंग का ही है, और बाद में जाके अभी थोड़ा पढ़ाई से निकल रहे हैं लोग बाग। बाकी पूरा मेरे रिश्तेदारों में तो कोई मतलब एजुकेशन से रिलेटेड नहीं था। अभी आगे जा रहे हैं सभी। जैसे 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 लोग निकलते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, उसी से ही आगे की लोग बाग सोच रहे हैं। हाँ सर, आगे बोलिए। धर्मेंद्र जी, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं, क्योंकि अभी भी बात अधूरी है। सर स्पेसिफिक मीन्स क्या जानना चाहते हैं सर? मैंने एजुकेशन के बारे में बता दिया है, और अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बता दिया है। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, विजय सर, कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। हाँ, ये एक क्वेश्चन था हम लोगों का हाँ कि जैसे आपने डीआरडीओ सिलेक्ट किया, तो इसकी हाँ प्रेरणा आपको कहाँ से मिली डीआरडीओ सिलेक्ट करने की? आपने कॉम्पिटिशन एग्जाम जो चालू किया, इसमें हाँ आपने किस प्रकार की प्रॉब्लम आपने फेस की और उन प्रॉब्लम को रिजोल्व कैसे किया आपने? इसके हाँ बारे में हाँ हाँ। दर्शकों को बताइए। ध्यान रखें ओके कि ओके। स्टडी कर, प्लीज हाँ उनके बारे में हाँ। बताइए आप। थैंक यू सर। जैसे कोई जो शुरू से कोई लक्ष्य था, ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा को डीआरडीओ में ही जाना है, या फिर जैसे अपन जब छोटे थे तो जब अपना एक लक्ष्य बनाया था कि इंजीनियर बनना है बड़ा होके, तो उसी मार्ग में काम करते रहे, पढ़ाई करते रहे, मैथ्स सब्जेक्ट लिया, उसमें भी अच्छा करते रहे। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया। मीन्स वहाँ कोई दो राय नहीं था कि मैं दूसरा सेलेक्ट करूँ, या फिर सिविल सर्विसेज में जाऊँ, या फिर बायोलाइन में जाऊँ। मेरे को उससे तो इंजीनियरिंग ही करना था, तो मैंने किया। फिर उसके बाद फैमिली का बैकग्राउंड उतना तगड़ा नहीं था, फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड होता है उतना अच्छा नहीं था कि मैं सिर्फ एक ही जॉब को लेके पर्टिकुलर सिलेक्ट मतलब तैयारी करते रहूं और मेरे को सिर्फ वही चाहिए है, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर लाइन में गया, क्योंकि मेरी कंप्यूटर साइंस थी। तो मैं मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ, इन्फोसिस में वर्क किया मैंने। लेकिन अपने मन में एक था कि कुछ अच्छा करना है, अपना बड़ा करना है, कुछ अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। तो मैं मेहनत करते रहा, वहाँ मैं रुका नहीं हूँ। और फिर उसके बाद मैंने बीएसएनएल ज्वाइन किया। वहाँ भी वो भी बी ग्रेड ऑफिसर थी, ठीक ठाक जॉब थी। लेकिन फिर भी जो आत्मसंतुष्टि होती है वो नहीं थी। तो बस करते रहे हैं, मतलब पढ़ाई करते रहे हैं। और फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन डीआरडीओ हुआ। ये सब एक ही कुंजी है, रेगुलर हार्ड वर्क करते रहो तो अपन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और जैसे सबसे पहले तो मेरे को जो चैलेंजेस आए हैं, जैसे अभी जो डीआरडीओ मेरा अभी तो बहुत लेट हुआ है। तो उससे पहले ही मैंने 2016 में पास किया अपनी इंजीनियरिंग, 2016 में मैंने पास कर ली थी। उसके बाद अभी 2021 आ गया, मीन्स मैंने 20 में सिलेक्ट हो गया था डीआरडीओ में। तो अप्रोक्स 4 इयर्स मैंने कंटिन्यूसली हार्ड वर्क किया है। उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हैं, लेकिन एट लास्ट नहीं हो पाया उसमें सिलेक्शन। जैसे मैंने 2016 में 2017 में इसरो का अभी साइंटिस्ट के लिए ऑल इंडिया रैंक 11 थी मेरी, उसमें निकाला था मैंने। एट लास्ट पास नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि स्किल्स थी वो अच्छी नहीं थी जैसी वो लोग मांगते हैं। और दूसरा था, कोई वो नहीं था, इंटरव्यू रिलेटेड कुछ अपन ने नहीं किया था, और कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं किए थे। ये सब चीजें मुझे ऐसा लगा कि इनमें थोड़ा कमी थी मेरी। तो मैंने डीआरडीओ मैंने इसरो भी निकाला था, और फिर उसके बाद नीली, उसके लिए साइंटिस्ट का नीलीट रिक्रूटमेंट करती है। तो नीलीट भी मैंने निकाला, उसमें भी अच्छी रैंक थी, शायद 21 रैंक थी ऑल इंडिया। तो वो भी निकाला। तो टेक्निकल अगर मैं बोलूँ तो टेक्निकल साइड मेरी कोई कमजोरी नहीं थी। दूसरी साइड थी कम्युनिकेशन स्किल्स, और यही इंटरव्यू देने की जो वो रहता है, कुशलता रहती है, वो उतनी अच्छी नहीं थी। तो शायद मैं उसी कारण रिजेक्ट होते रहा हूँ।
तो मैं फ्यूचर एस्पिरेंट से यही बोलूंगा कि जो अपने गांव से हैं, अपने एरिया से हैं, तो मेन दिक्कत वही रहती है कि अपन अच्छे से लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन को नॉलेज की कोई कमी होती है, कम्युनिकेशन थोड़ा सा, इसलिए सबसे पहले पढ़ाई से भी पहले अपन को एक कम्युनिकेशन स्किल्स ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहिए। जैसे अब वो जैसे क्या कैसे कर सकते हैं कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। एक तो पहला है, देखो आज का पूरा एनवायरनमेंट ऐसा है कि इंग्लिश में ही सब कुछ हो रहा है। तो अपन जैसे कैंपस प्लेसमेंट लेते हैं, अगर मैं इंजीनियरिंग की पर्टिकुलर बात करूं तो कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है। तो कैंपस प्लेसमेंट में अपन को कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश में। और मैं जो डीआरडीओ और इसरो जो नीलिट है, जो बड़ी संस्थाएं हैं, वहाँ कुछ इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर नहीं करता है। मैं पहले सबसे पहले शुरुआत से बताना चाहता हूँ कि पहले अपन को कैंपस प्लेसमेंट ही लेना पड़ेगा, मतलब लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल एक साइड में कर दें। तो कैंपस प्लेसमेंट भी बहुत मायने चीज है। तो उसके लिए अपन को सबसे पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जैसे मेरा मेरा छोटा भाई है, मैं नवोदय से था तो थोड़ी सा मेरा ठीक था, थोड़ी सा, मैं अच्छा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन थोड़ी ठीक था। लेकिन मेरा जो छोटा भाई है वो गांव के स्कूल से हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, तो उसकी पहले कम्युनिकेशन स्किल बहुत मतलब थोड़ी कमजोर थी। उसके बाद उसने कोचिंग ज्वाइन किया, पूरी ट्रेनिंग हुई उसकी, तो आज की स्थिति में वो बहुत अच्छा ओरेटर है और अच्छा वक्ता है, अच्छी बात करता है। और कोई भी इंटरव्यू ऐसा नहीं होता है कि वो निकाल नहीं सके, सब कुछ कर लेता है वो। तो पहला रिक्वायरमेंट यही है कि कम्युनिकेशन स्किल अपनी डेवलप करें। टेक्निकल तो ऐसा है कि अगर आप एक साल भी मेहनत करोगे तो इजिली हो जाती है। चुनौती ये थी कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं था मेरे को। तो जैसे कोई अपने गांव से कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होता, या फिर कुछ किसी के टच में अपन होते जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होता है, जो मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई है, तो कोई नहीं था। तो मैंने कुछ अच्छे से प्रोजेक्ट नहीं कर पाया, मैं वो कुछ इंटर्नशिप अच्छे से नहीं ले पाया, इसलिए इतना डिले हो गया है सिलेक्शन होने में। क्योंकि ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से की हुई है, आपने ये क्या बोलते हैं, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है ये कहाँ से की हुई है, प्रोजेक्ट कौन से किए हुए हैं। तो जैसे भी अपन जहाँ का भी इंटरव्यू देते हैं उससे रिलेवेंट अगर प्रोजेक्ट है तो अपना सिलेक्शन आसान हो जाता है। तो जैसे पहले मैंने इसरो में दिया था, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ कमी रह गई है मेरे अंदर। बस मेरे को ये था कि कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। और बाकी टेक्निकल तो मैंने सब कुछ, मुझे लग रहा था मैंने सब कुछ करके रखा था, तो टेक्निकल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल ही कमजोर रह गई थी मेरी उस टाइम पे, तो इसरो में मेरा एट लास्ट नहीं हो पाया था। और फिर उसके बाद था नीलिट में एनआईसी के मैंने साइंटिस्ट के लिए दिया था, उसमें भी यही था। मैंने उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि उस टाइम पे मेरे को कम्युनिकेशन स्किल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वहाँ मेरे को प्रोजेक्ट के कारण मेरे को नहीं लिया गया था। मेरे पास कोई उतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, जो जैसे आज की जो ट्रेंडिंग है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, मेरे डोमेन में बोल रहा हूँ कि जैसे अगर कोई दूसरा इंजीनियर है, दूसरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो उनका सवाल मतलब उनकी सब्जेक्ट कुछ और हो सकता है, लेकिन जो आज कंप्यूटर साइंस में जो आज ट्रेंडिंग में चल रहा है वो चीजों, वो टेक्नोलॉजी पर अपन को वर्क करना चाहिए। तो यही है, थोड़ा सा अपन को ट्रेनिंग लेना है और कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना है, प्रोजेक्ट वगैरह अच्छे करना है, तो ये बहुत मदद करते हैं। बाकी टेक्निकल के लिए अगर बोलें तो अगर आप ऐसी संस्था में जाना चाहते हैं, जैसे इसरो में जाना चाहते हैं, डीआरडीओ में जाना चाहते हैं, बार्क में जाना चाहते हैं, नीट में जाना चाहते हैं, और बहुत सारी संस्थाएं हैं ऐसी, CSIR है और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, मैं गिनवा भी नहीं सकता हूँ, इतनी सारी संस्थाएं। तो आप जैसे साइंटिस्ट पद के लिए, असिस्टेंट साइंटिस्ट के लिए, और बहुत सारी टेक्निकल पोस्ट भी रहती हैं, उसके लिए जा सकते हैं। तो इसमें मेन जो बेसिक चीज है वो अपन को गेट एग्जाम रहता है। तो अगर आपको टेक्निकल में कुछ भी करना है, कोई भी पोस्ट करना है, तो गेट की प्रिपरेशन करना है, वो सभी चीजों का बेसिक्स है। तो पहले अपन कोई गेट की प्रिपरेशन कर लें, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट रिलेवेंट है। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस से, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से था मैं, तो मैंने कंप्यूटर साइंस से गेट किया। अगर आप जैसे प्रोडक्शन से हो, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो, तो आप उसकी रिलेवेंट ब्रांच में जा सकते हो। जैसे आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से हो, मेरा छोटा भाई बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से है, तो उसने पहले 2 साल पहले तक, 3 साल पहले तक, अभी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से गेट नहीं होता था, तो उसने उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन से गेट किया था। फिर उसके बाद IIT बॉम्बे ज्वाइन किया। तो ऐसा पहले अपन को क्या करना है, गेट लेवल का अच्छे से करके रखना है। फिर उसके बाद जो भी रिक्रूटमेंट आता है उसका अपन प्रीवियस ईयर का वो देखें कि क्या क्वेश्चन आए हैं, ये सब चीजें ले क्या रहा है पेपर का।
तो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है। तो उसके बाद अगर आपका ए भी हो गया तो थर्ड नंबर पे आता है इंटरव्यू। आजकल हर चीज में इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू के लिए अगर आपको टेक्निकल इंटरव्यू है, इंटरव्यू भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे अपन नॉर्मल पोस्ट के लिए जाते हैं, जैसे कोई सिस्टम इंजीनियर के लिए जा रहे हैं, तो टेक्निकल तो बेसिक ही रहेगा, उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा रहती है। जो भी मतलब ये रहता है, जो अपनी आईटी इंडस्ट्री है, वहाँ जितने भी इंटरव्यू होते हैं वहाँ कम्युनिकेशन स्किल प्रायोरिटी रहती है, और फिर उसके बाद टेक्निकल नॉलेज रहता है। और जो अभी जो अपनी कोर गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जैसे जो इसरो, डीआरडीओ, जो साइंटिस्ट की पोस्ट रहती है, वहाँ कम्युनिकेशन स्किल कोई बैरियर नहीं रहता है। मैं बोलता हूँ कोई मतलब टच कुछ भी नहीं। आप हिंदी में दें, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में दें, इंग्लिश में दें, कुछ भी दें, सब चलता है। और तो यही रहता है, इन सब चीज़ों में बिल्कुल प्योर टेक्निकल अपन को अच्छा होना पड़ेगा। और बस इतना ही है। और मेन चीज है मार्गदर्शन। मार्गदर्शन दूसरों से कांटेक्ट में रहें, क्योंकि अपन जितने भी वो हैं सभी जो एक्सपेरिमेंट वो अपने ऊपर नहीं कर सकते हैं, तो अपन को दूसरे की गलतियों से सीख लेनी पड़ेगी कि जो अपने से जो बड़े थे, अपने से जो सीनियर थे, उन लोगों ने क्या गलतियां की हैं और अपन उससे क्या सीख ले सकते हैं, उनसे सीख लें, उनसे प्रॉपर कांटेक्ट में रहें, तो और जल्दी मार्ग आसान हो जाता है। बस यही। धर्मेंद्र जी, आपने बहुत बड़ी तरीके से बताया कि भाई ये किस तरह तैयारी करना चाहिए। एक्चुअल में कि कोई भी सक्सेस एटलीस्ट क्योंकि किसी न किसी का हाथ होता है, परिवार का साथ तो देते ही, परिवार वाले साथ देते हैं। हाँ, इसके अलावा ऐसे हाँ। कोई व्यक्ति के बारे में बताना चाहेंगे जिसने आपकी सक्सेस में आपका सहयोग किया हो, या आपके सक्सेस में जिसकी भूमिका हो? कोई हाँ, टीचर भी हो सकता है, कोई आपका परिवार का हाँ, मेंबर भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, तो हाँ, कृपया करके उसके बारे में बताइए आप। हाँ। जो मेरी सक्सेस का पूरा मोटिवेशन जो रहता था, पहले तो मेरे टीचर्स थे। टीचर्स में जैसे नवोदय में मेरे आर के सोनी सर थे, मैथ टीचर हैं वो। मेरे आज मतलब मैथ के टीचर थे, 11th 12th में उन्होंने मैथ पढ़ाई है। आज वो प्रिंसिपल हैं, तो वो बहुत मार्गदर्शक रहे हैं, और वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते रहे हैं। और फिर जो मेरे कैरियर में जो भी बाधाएं आई हैं, सबसे बड़ा मोटिवेटर मेरा छोटा भाई रहा है। कुछ भी चीज जो अगर उसने कर लिया तो मेरे को मोटिवेशन मिल रहा था कि वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं। तो मेरे को सबसे बड़ी चीज मेरा छोटा भाई का रहा है, हाथ रहा है। और बड़े भैया ने सब चीज फाइनेंशियल सपोर्ट किया है और मोटिवेशनल सपोर्ट किया है। और मेरे मम्मी पापा का तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो अलग ही लोग हैं। उनने कैसी परिस्थिति में मुझे पढ़ाया है। हम लोग की इतनी फाइनेंशियल हम लोग बहुत वीक हैं। तो उस टाइम पे भी उनने, मेरे मम्मी पापा ने कभी हार नहीं मानी। पढ़े और चाहे हम लोग जो कुछ भी कर सकते हैं, हम लोगों ने बहुत अपनी जिंदगी व्यतीत कर ली है जैसी मजबूरी में, लेकिन अपने बच्चों को नहीं करवाना। तो उनने बहुत मदद की है और हर चीज में ओवरऑल सपोर्ट किया उन्होंने। तो मैं पूरा पूरा धर्मेंद्र जी, आपका माइक म्यूट हुआ है। नहीं, मेरे यहाँ तो ओके, नाउ हाँ। जी जी, विजय जी। अच्छा, कैलाश जी, आपका कोई प्रश्न है धर्मेंद्र जी से सर? जी बिल्कुल। सबसे पहला मेरा प्रश्न है धर्मेंद्र जी, आप इससे पहले एक प्राइवेट जॉब में थे, ठीक है, और उसके बाद आप शासकीय इसमें आ रहे हैं, शासकीय सेवा में आ रहे हैं। तो मेरा एक सीधा प्रश्न ये है कि क्या प्राइवेट जॉब पे शासकीय सेवाओं की जो वरीयता दी जाती है, क्या ये सही है? हेलो। जी बिल्कुल बताना चाहता। हाँ सर, सर एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देंगे क्या सर? मेरा क्वेश्चन बहुत सीधा सिंपल है कि गवर्नमेंट जॉब्स को इतना प्रेफरेंस क्यों मिल रहा है प्राइवेट जॉब्स पर? ओके ओके ओके। जैसे गवर्नमेंट जॉब कहने का मतलब, अभी जहां मैं वर्क कर रहा हूँ, जहां मैं वर्क कर रहा था, जैसे मैं इन्फोसिस में था, वहां मैं सिस्टम इंजीनियर था। तो अगर मेरे को कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में ही आगे जाना चाहता, तो उसके लिए भी मुझे संघर्ष करना पड़ता, और मैं सरकारी जॉब के लिए मैं संघर्ष कर ही रहा था मैं। तो ऐसा मेरा कोई वो नहीं है कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। अपनी पोस्ट अपन को इंक्रीमेंट करना है, अपन जिस लेवल पे है उससे आगे जाना है।
तो अगर अपन को मतलब जैसे मेरे को सिस्टम इंजीनियर, तो वहीं से अगर कोई सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का रोल मिलता तो मैं शायद उसको भी प्रेफरेंस दे सकता था। लेकिन मेरे को जो भी वहां से अच्छा मार्ग लगा उस टाइम पे, मेरा जहां भी सिलेक्शन हो गया तो मैं वहां स्विच कर गया। और अभी मैं यहाँ हूँ साइंटिस्ट। अब मैं वहाँ एक बी ग्रेड ऑफिसर था, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर BSNL में। तो ऐसा नहीं कि वो जॉब कोई खराब है या फिर सभी लोग अच्छे लेवल पे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो मैं अभी आज के डेट में मैं ए ग्रेड ऑफिसर का मुझे मिला है, मौका मिला है, तो मैं यहाँ ज्वाइन कर लिया है। और मैं अब एक चाहता हूँ कि मैं भारत सरकार को ही सेवा दूं, और जो साइंटिस्ट हूँ तो उसी क्षेत्र में मैं आगे का नॉलेज एक्वायर करूँ और स्टडी करूँ। मैं अब चाहता हूँ मैं यहीं सेटल होके बहुत सारे। ओके ओके हाँ, प्रेफरेंस का मैं बताऊं तो प्रेफरेंस कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो गवर्नमेंट जॉब में उसको प्रेफरेंस देना है या प्राइवेट जॉब को प्रेफरेंस नहीं देना है। दोनों चीज बहुत अच्छी हैं। अगर आपको काम कैसा मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आपको डेवलपमेंट का काम, अगर मेरे क्षेत्र में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर मुझे डेवलपमेंट का काम मिलता, अगर मैं वहाँ जब मैं इन्फोसिस में था उस टाइम पे अगर मुझे डेवलपमेंट का काम मिलता तो मुझे उस टाइम पे सर्विस बेस्ड काम था पूरा, तो इसलिए मैंने BSNL को चूज किया। और फिर BSNL के बाद मेरा एक दूसरा भी चॉइस था। अभी जब BSNL के बाद मैं गेट अपीयर हो रहा था तो मुझे एमटेक हायर स्टडीज के लिए भी जाने का मेरा चॉइस था। अगर मेरा DRDO में नहीं होता तो मैं इस साल वहां जाता, IIT से एमटेक करता और हायर स्टडीज के लिए जाता, फिर उसके बाद मैं प्राइवेट सेक्टर में चला जाता। कि मैं गवर्नमेंट को प्रेफरेंस दे रहा हूँ या फिर प्राइवेट को प्रेफरेंस दे रहा हूँ, दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं। बस नेचर ऑफ वर्क अपन को अच्छा लगना चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा बस उद्देश्य ये था कि मैं ये जानना चाहता था, क्योंकि सफलता शासकीय सेवा में बहुत कम मिलती है, लेकिन प्रयत्न बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं। जी खासकर जी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, जिनके पास दूसरे अवसर भी होते हैं। प्राइवेट जॉब भी काफ़ी चैलेंजिंग होती हैं। इनमें हाँ भी हाँ ग्रोथ बहुत स्टीप भी होती है। तो लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, एक डायरेक्शन इस दिशा में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। हाँ खासकर हाँ जो अच्छे संस्थानों के व्यक्ति होते हैं। ठीक है। मेरा अगला प्रश्न आपके स्कूलिंग से रिलेटेड है। आपका नवोदय के जो आपका जीवन रहा, वहाँ पर नवोदय में सिलेक्शन आप कैसे, आपके अनुसार कितना महत्वपूर्ण है वो सिलेक्शन आपका नवोदय में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे नवोदय विद्यालय रहता है, एक तो पहली चीज रहती है कि सभी जो भी गांव के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नवोदय विद्यालय पूरा एक्सट्रीम है, उससे आगे कोई अच्छे स्कूल नहीं होते हैं। अगर जिसका पैसा है तो दूसरे गांव से हैं जिसको फाइनेंशियली उतना मौका नहीं मिल पाता है, पैसे अफोर्ड कर सकें, तो उनके लिए नवोदय विद्यालय बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं 5वीं तक मैंने अपने शिशु मंदिर में पढ़ाई की थी, वहीं गांव के स्कूल में। मेरे अनिल चार जी थे बनौली पन्ना मध्य प्रदेश से। तो अनिल चार जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पूरा बेसिक्स लेवल के जो मैथ्स रहती है, रीजनिंग रहती है, जो भी नवोदय में आता है, उन्होंने बहुत सब कुछ पढ़ाया। हम लोग हमारे बैच से, हमारे गांव से 4 लोग सिलेक्ट हुए थे। और फिर उसके बाद हम लोग नवोदय में गए। नवोदय में सबसे अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि गांव के लड़के पढ़ते नहीं, गांव के लड़के और ज्यादा भी टैलेंटेड रहते हैं, लेकिन वो कब वो टैलेंट जागता है वो डिपेंड करता है। तो जैसे जो लड़के 5वीं में जाग गया तो नवोदय चला गया, नहीं तो ऐसा नहीं है कि वही उसी ग्रुप में से कुछ लड़के हैं जो इस गांव के स्कूल में रहकर उनसे भी अच्छा काम करते हैं। तो हम लोग जैसे नवोदय में गए, वहाँ एक सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। वहाँ तुम हर चीज में काम कर सकते हो, जैसे गेम्स रिलेटेड हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे सिंगिंग, और जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड एजुकेशन, हर चीज में वहाँ मतलब वो रहता है, टीचर्स रहते हैं, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स रहते हैं। और तो वहाँ मेन चीज है नवोदय का ओवरऑल डेवलपमेंट, बिना किसी भेदभाव के। तो सभी लोग वहाँ इक्वल रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, सभी बराबर रहते हैं। और ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वहाँ। वो फीस के नाम पे कुछ नहीं रहता है, कुछ मिलेगा अपने एक माता पिता के लिए जो रहते हैं से के अपना बच्चा वहाँ है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, अच्छा नॉलेज मिल रहा है, बस इसके लिए पूरा 12वीं तक फ्री हो जाते हैं। फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि नवोदय में टीचर्स कैसे मिलते हैं बच्चे को, तो उसके बाद उनका ग्रोथ वहाँ पर डिपेंड कर जाता है कि किसी नवोदय में जो हार्ड स्टेशन रहते हैं
तो वहाँ थोड़ा टीचर्स कम आना चाहते हैं। और अगर कोई नवोदय है जहाँ जैसे कोई सिटी के बगल में, तो वहाँ टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो वहाँ की एजुकेशन लेवल और अच्छा हो जाता है। तो मेरा थोड़ा सा हमारा नवोदय है जो पन्ना का नवोदय, हार्ड स्टेशनों में आता है, तो वहाँ कम टीचर रुकते हैं, लेकिन मेरे वहाँ के टीचर अभी भी बहुत अच्छे हैं और बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं। तो जो भी 12वीं तक के लिए अपन करना चाहते हैं, किसी बच्चे को करना चाहिए, वो सब चीजें अवेलेबिलिटी रहती है, जैसे लाइब्रेरी हो गया और कंप्यूटर क्लासेस हो गई, सब कुछ मिलता है वहाँ। तो मैं तो सोचूंगा अगर कोई भी पेरेंट्स है, फर्स्ट प्रेफरेंस अगर गांव से है और उसको उनको दूसरा स्कूल वहाँ नहीं है, मतलब कि जैसे कोई बहुत अच्छे केंद्रीय विद्यालय नवोदय जैसे ही होते हैं, तो अगर आप केंद्रीय विद्यालय में भेजना चाहते हो, केंद्रीय विद्यालय में भेज सकते हो। लेकिन नवोदय विद्यालय में मीन्स जब लड़का हॉस्टल लाइफ में रहता है, तो उसको और ज्यादा उसकी जो वो रहती है, क्या बोलूं मैं, टैलेंट निकल के आता है, तो हर एक चीज में वो फिर डेवलप हो जाता है। तो हो सके तो, अगर हो सके तो अपने बच्चे को हॉस्टल लाइफ दें, और हो सके तो नवोदय ही मतलब उसको भेजें। तो उसके लिए मम्मी पापा को 5वीं तक लेवल की अपनी स्टडी अच्छे से करवानी पड़ेगी बच्चे की, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा टफ हो जाता है। ज्यादा कोई टफ नहीं है, अगर कोई अच्छा शिक्षक है तो बिल्कुल आसानी से बच्चे जाते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कहते हैं कि डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और ग्रामीण परिवेश के जो व्यक्ति है उनके लिए एक बहुत बढ़िया अवसर होता है नवोदय में सिलेक्शन। तो जो विद्यार्थी हैं, जो अगर शुरुआत से ही माता पिता इस चीज पे ध्यान दें और 5वीं से तैयारी करके 6वीं में अगर व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है किसी बच्चे का, तो जाहिर है कि एक ये मान के चल सकते हैं कि उसको एक अच्छी करियर की शुरुआत हो गई है। जैसे वो रहता है कि जैसे किसी भी जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट उसके फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स कैसे हैं, जब वहाँ नवोदय में जाते हैं तो जो वहाँ 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है हर एक साल में, जो सिलेक्शन होता है 80 बच्चे होते हैं, तो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की क्रीम रहती है। तो सभी लोगों का एनवायरनमेंट जब उतने सारे टैलेंटेड रहेंगे तो वैसा ही बच्चा टैलेंटेड ही निकलता है फिर उसके बाद, तो हर एक चीज में वो टैलेंटेड रहेगा। उसके बाद रिजल्ट देख लेते हैं अपन नवोदय के, तो हरदम 98% प्लस होते हैं। और जो भी इंडिया में जो भी स्कूल है, प्राइवेट और अदर गवर्नमेंट संस्थान, सबसे ऊपर नवोदय का ही रहता है। तो एक हो गया। अगर अपन अभी देख लेते हैं कि जो भी जो बोर्डिंग स्कूल वर्ल्ड लेवल की बात करें तो भी बहुत सारे नवोदयों का नाम आता है वर्ल्ड लेवल में तक, और इंडिया में तो जो रहते हैं वो टॉप में नवोदय ही रहते हैं। नहीं बिल्कुल, मेरा भी बहुत अच्छा अनुभव है। इतने विद्यार्थी निकले हैं, एक पूरा परिवर्तन कर देता है। मतलब ग्रामीण परिवेश के इतने सारे विद्यार्थियों को एक अच्छा अवसर उपलब्ध कराया है नवोदय विद्यालय ने। अगला मेरा प्रश्न है धर्मेंद्र जी, आप एक शासकीय आप इन्फोसिस में जॉब कर रहे थे, उसके बाद आप तैयारी भी करते रहे, आप जेटीओ बने, फिर आप डीआरडीओ में भी सिलेक्शन लिया। तो आपने ये जो वर्क और काम और उसके साथ साथ पढ़ाई, इसमें बैलेंस कैसे बिठाया? किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी रही? जी 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 बिल्कुल। सर, पहला तो इसके लिए सबसे बड़ा रहता है काम कि पहले खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए। ऐसा कभी भी, जैसे अपन जब अपनी परिवार की स्थिति देखते हैं, और जो लोग अपन को मम्मी पापा ने जिस काम के लिए भेजा वो हरदम अपने दिमाग में रहना चाहिए। ऐसा बड़ी सिटियों में जाके ये सब भूल नहीं जाना चाहिए कि वहां चले गए, वहां की चमक दमक में लीन हो गए और अपने लक्ष्य को भूल गए। तो पहली चीज, सबसे बड़ी पहली चीज यही है कि अपन को अपने परिवार को याद में रखना है और अपने लक्ष्य को याद में रखना है। और फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट का काम है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप जैसे वर्क करते हैं तो जो भी नॉर्मल ह्यूमन की इफिशियंसी रहती है वो 3-4 घंटे ही रहती है। अगर कोई 24 घंटे भी पढ़ाई करे, मैक्सिमम जो IAS UPSC वगैरह की तैयारी करते हैं वो लोग 16 बोलते हैं, 16 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम इफिशियंसी रहती है वो 4-5 घंटे की रहती है। अगर एक बच्चा कोई 4-5 घंटे भी लगातार मेहनत करता है तो वो भी उनको कॉम्पिटिटिव कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको 16 घंटे पढ़ने की जरूरत है, मेरे हिसाब से। वो शायद अपने अपने ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो अपन को 4 घंटे का अप्रोक्स का कुछ टाइम निकालना पड़ता है। तो वो अगर अपने लक्ष्य को, अपने परिवार को आप डेडिकेटेड कर सकते हो थोड़ी सी बहुत सेक्रीफाइसेस करके। जैसे जब मैं प्राइवेट वहाँ इन्फोसिस में था, तो मैं अपना किस्सा बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरी ट्रेनिंग मैसूर में हुई थी। मैसूर में मैं गया था 17 दिसंबर 2017 को, 18 दिसंबर 2017 को गया था मैसूर में।
और 2.5 महीने की वहाँ मैसूर में ट्रेनिंग थी मेरी। तो फर्स्ट डे मैं कैंपस में एंटर किया और लास्ट डे जब 2.5 महीने बाद वहाँ मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, उस दिन मैंने बाहर का गेट देखा था। तो मतलब यही था कि अपन डेडिकेटेड रहें अपने लिए, इन सब चीजों से दूर रहें, बस अपन वहाँ ट्रेनिंग लिया तो ट्रेनिंग करें, उसके बाद जो अपना लक्ष्य है, जैसे अपन को तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल उसके साथ कंप्रोमाइज कभी नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि नहीं नहीं चलो इस संडे घूम के आते हैं, इस सैटरडे घूम के आते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर जब आप प्रॉपर तैयारी के मोड में हो तो मैं यही कहना चाहता हूँ अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हो तो प्रॉपर डेडिकेशन होना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट की बात है तो कोई भी 4 घंटे आप जहां भी सहूलियत पाते हैं, जैसे आप शाम को पढ़ना पसंद करते हैं तो शाम को कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो सलाह है तो सुबह के आप 4 घंटे किसी भी एग्जाम को डेडिकेशन के साथ दे दीजिए, आराम से कोई भी सिलेक्शन होगा, कोई भी। तो मेरा जो था तो मैं हरदम मैंने मॉर्निंग में पढ़ाई करना प्रेफर किया है। तो मैं करीब 3 बजे 4 बजे उठ के पढ़ता था और 7-8 बजे तक पढ़ना, फिर उसके बाद अपने ट्रेनिंग के लिए निकल जाना और फिर उसके बाद शाम को आके दोस्तों के साथ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं कट जाता था सोशल लाइफ से, दोस्तों के साथ बात करना, घूमना फिरना, और रात को मतलब 8-9 बजे तक वो करना और फिर उसके बाद सोना, क्योंकि अपन को सुबह भी उठ के पढ़ना है। तो ये सब चीजें बिल्कुल दिमाग में रहनी चाहिए, पूरा वेल मैनेज टाइम टेबल होना चाहिए, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। अपन को लगेगा कि मैं अगर एक दिन दोस्तों के साथ घूम लूंगा या फिर ये कर लूंगा तो ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, एक दिन का लॉस है, लेकिन एक दिन की लॉस से वो पूरा वीक खराब हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर कोई इस लाइन में है, वहीं से कर रहा है, इन्फोसिस में है या फिर किसी और एमएनसी में है, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, कोई भी ऐसी कंपनी में अगर काम करता है तो सभी की सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो सैटरडे संडे का उनको एटलीस्ट 16 आवर डेली का यूटिलाइज करना है। तो यही है टाइम मैनेजमेंट की प्रोसेस, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने धर्मेंद्र जी। एक मिनट जी सर। मैं देख लेता हूँ हमारे दर्शकों के अगर कोई प्रश्न है तो मैं उनको भी टेकअप करता हूँ। जी एक जी हमारा बिल्कुल। प्रश्न आ रहा है, हमारे दर्शक है एक प्रिंस लोधी जी, उनका आ रहा है कि ये फ्यूचर में आप क्या इसरो भी ज्वाइन करेंगे? जी जी जैसे कि इसरो, डीआरडीओ सब सेम लेवल की संस्थाएं हैं। अपना मैंने इसरो के भी इंटरव्यू दे रखे हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कम से कम 6-7 फ्रेंड्स हैं जो इसरो में वर्क कर रहे हैं, मैं डीआरडीओ में वर्क कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, अपन यहाँ भी रिसर्च वर्क कर सकते हो, वहाँ भी रिसर्च वर्क कर सकते हो, वहाँ पूरा स्पेस रिलेटेड वर्क है, यहाँ पूरा डिफेंस रिलेटेड वर्क है। तो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है कि मैं डीआरडीओ से इसरो स्विच करूँ, क्योंकि उसमें कुछ अलग चीज नहीं है, सेम ही चीज है, सभी संस्थान सेम ही है, सब जो है रिसर्च का वर्क चल रहा है, तो यहाँ भी कर सकते हैं पर वहाँ भी कर सकते हैं। तो मैं जितना टाइम मैं उसमें देता हूँ उतना टाइम मैं यहाँ के रिसर्च वर्क में ध्यान दूंगा और यहाँ का कंटिन्यू करूंगा मैं अच्छे से। ओके, सो क्या ये आपका स्टैंड स्टिल है? आई मीन अब और कहीं भी स्विच करेंगे या अब आप डीआरडीओ में ही आगे? हाँ, टेक्निकल पोस्ट के लिए तो मैं सिर्फ यहीं रहूंगा। अब देखते हैं, काम के ऊपर डिपेंड करता है, अभी तो मैं प्रॉपर काम मुझे नहीं मिला है। अगर मेरा काम ऐसा कुछ बहुत अच्छा रहेगा, जैसे कुछ रिसर्च वर्क रहेगा, तो मैं पक्का मैं यहीं रहूंगा। और अगर कुछ थ्योरेटिकल वर्क रहा ज्यादा तो देखते हैं, फिर फ्यूचर का अभी तो डिसाइड नहीं किया सर। बहुत अच्छा। तो हाँ, करंटली आपका स्टेटस क्या है, एज अ प्रोफेशनल और एज अ स्टूडेंट? आई मीन अभी भी अभी मन तो सर जी प्रोफेशनल ही हूँ और अपनी संस्था को, डीआरडीओ को जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पढ़ाई करता हूँ अभी, मतलब एज अ मैं स्टूडेंट भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारी लर्निंग है, अभी लर्निंग करनी है बहुत सारी, क्योंकि अभी जो अपन इंजीनियरिंग से लेके आए हैं वो सिर्फ बेसिक्स है, तो अपन को बहुत सारी स्टडी करनी पड़ेगी अभी यहाँ इस लेवल में जाने के लिए, जिस लेवल में वर्क हो रहा है यहाँ, तो बहुत सारा स्टडी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए तो मैं स्टूडेंट ही हूँ उनके लिए। और अगर वैसा देखा जाए तो प्रोफेशनल भी हूँ, क्योंकि अच्छी जॉब में हूँ, तो मुझे प्रोफेशनल भी रहना पड़ेगा। ओके। एक और प्रश्न, जैसे डीआरडीओ, इसरो, इनमें एक बहुत महत्वपूर्ण होता है कि गेट अच्छे से क्वालिफाई करो, ठीक है? इसके जी अलावा जी उनसे जी अगर कोई एंट्रेंस होता है उसको क्लियर करो। सो मेरा कहना ये है कि जो मूल फोकस होता है वो थ्योरेटिकल नॉलेज पे बहुत ज्यादा होता है इन एग्जाम्स में, जी जी जबकि जी एक्चुअल जो इनका काम है वो प्रैक्टिकल होता है। लाइक आपने जी। कहा कि प्रोजेक्ट का एक महत्व होता है, ठीक है? हम्म। तो मैं एक आपसे क्विक कमेंट चाहूंगा कि ये जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, क्या इसमें कोई चेंज हम्म। होना चाहिए डीआरडीओ, इसरो, इस तरीके के संस्थानों के जी लिए? जी
जी। जैसे कि मैं जो बड़े संस्थान है आईआईटी वगैरह से डायरेक्ट हायरिंग करते हैं तो बेस्ड ऑन। हेलो। हाँ हाँ हाँ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत अच्छा है, क्योंकि जो वहाँ से बच्चा आता है, अभी अभी की जो करंट टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे की है। जो अपन अगर अपन इंजीनियरिंग में पढ़ने को बैठ गए तो वो बेसिक्स अपन को कवर नहीं हो पाएंगे। तो वो क्या चाहते हैं, वो तुमको एज अ साइंटिस्ट नहीं चाहते, एज अ गुड लर्नर, गुड स्टूडेंट चाहते हैं वो भी, कि कुछ अच्छा सीखने वाला कुछ बच्चा आए जो यहाँ की टेक्नोलॉजी सीख सके। ऐसा नहीं कर सकते कि तुम पूरा इसरो की टेक्नोलॉजी सीख जाओ, डीआरडीओ की सभी टेक्नोलॉजी सीख जाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और वो अपने एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं ऐसा। तो जो अभी का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जैसे जो डीआरडीओ लेता है वो गेट के थ्रू लेता है, गेट के थ्रू शॉर्ट लिस्टिंग करता है, फिर उसके बाद वो अपने इंट्रेंस रिटन टेस्ट भी लेते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू लेते हैं। तो जो इतनी लंबी प्रोसेस रहती है उसमें सब कुछ परख लेते हैं कि बच्चा कैसा है, कितना उसके अंदर पोटेंशियल है, वो सब कुछ परख लेते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत अच्छी है। जैसे अगर सपोज किसी का गेट अच्छा नहीं हो पाया, तो ऐसा नहीं कि उसकी सभी अपॉर्चुनिटीज बंद हो गई हैं। उसके बाद जो इसरो रहता है, इसरो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है। जैसे डीआरडीओ भी अपना रिटन लेता है, वैसा इसरो गेट के थ्रू शॉर्ट लिस्ट नहीं करेगा, सभी को अपॉर्चुनिटी देगा, सब कोई रिटन लिखे, उसके बाद सबको इंटरव्यू, मतलब जितने भी सिलेक्टेड हो गए हैं उसको इंटरव्यू देने को मिलेगा, और फिर उसके बाद उस फाइनल कॉल करेंगे। तो ऐसा रहता है। और जो एक बार का एग्जाम रहता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उनका रहता है, दोनों का मिक्स रहता है। आप डीआर मतलब गेट के थ्रू भी शॉर्ट लिस्टिंग हो सकते हो और रिटन के थ्रू भी शॉर्ट लिस्ट हो सकते हो, उनका नहीं, धर्मेंद्र जी, दोनों का मेरा मिक्स है। प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये जानना चाह हाँ रहा था, जैसे कि यूपीएससी के तमाम एग्जाम होते हैं, हाँ डीआरडीओ का भी सिलेक्शन प्रोसेस कुछ उसी तरीके का है, तो टेक्नोक्रेट साइंटिस्ट इनके सिलेक्शन का ये तरीका सही है, या इनका प्रोजेक्ट बेस्ड और इस तरीके नहीं का कुछ नहीं होना चाहिए? सर, जो आप बोल रहे हो यूपीएससी से बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंस। पहले जो होता था, पहले जो सिलेक्शन होता था यूपीएससी कंडक्ट करवाती थी, फिर उसके बाद एसएटी सेट कंडक्ट करवाने लगी। अभी ये रिक्रूटमेंट एजेंसी अलग है, आरएसी करके है, वो पूरा टेक्निकल बेसिस पे ये वो रिटर्न होता है, मतलब ये जो मतलब सिलेक्शन प्रोसेस है पूरा टेक्निकल है। तो ऐसा कोई नहीं है कि मतलब नॉन टेक है या फिर कुछ अलग है। बहुत अच्छी इनकी प्रोसेस है। पहले शॉर्ट लिस्टिंग करना, उसके बाद वो भी पूरा गेट पूरा टेक्निकल है, तो टेक्निक उनको चाहिए, टेक्निकल जो बच्चे हैं उनको टेक्निकल बच्चे ही चाहिए, टेक्निकल एस्पिरेंट्स ही चाहिए। तो पहले गेट के थ्रू शॉर्ट लिस्टिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो रिटन एग्जाम होता है वो 2 पेपर रिटन के करवाते हैं। जैसे यूपीएससी में जो रिटन होते हैं पूरा नॉन टैक्स रिलेटेड रिटन होते हैं, इसमें पूरा टेक्निकल रिटन रहेंगे। तो पूरा टेक्निकल रिटन रहेंगे, उसमें तुम्हारा बहुत नॉलेज की परख हो जाती है उसमें। फिर उसके बाद इतने बाद फिर उसके बाद इंटरव्यू का भी बहुत सारा, जैसे 20% का अप्रोक्स उसका भी वो रहता है, पार्ट रहता है। तो वहाँ जो 6-7 लोगों का पैनल बैठता है, 6-7 लोग साइंटिस्ट बैठते हैं, तो अच्छे से परख लेते हैं कि बच्चे के अंदर कितना पोटेंशियल है, वो कैसे कितना अपनी संस्था के लिए मतलब अच्छा काम कर सकता है। तो बिल्कुल सही प्रोसेस है, कोई उसमें वो नहीं है। ओके, ओके, अंडरस्टूड। पहले क्या था, पहले सर मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। पहले जो सेट एग्जाम होता था तो उसमें थोड़ा सा रहता था, इसलिए उनने अभी थोड़ा प्रोसीजर चेंज कर दिया। अभी मतलब पिछले साल से ही प्रोसीजर चेंज किया, जो मैंने दिया वो फर्स्ट टाइम का प्रोसीजर है। तो रिटन एग्जाम पहली बार हमने कंडक्ट धर्मेंद्र करवाया, जी, मैं पहले नहीं होता चाहूंगा था। थोड़ा सा आप इस पे भी प्रकाश डालें, अगर कुछ चेंज हुआ है तो इसके बारे में, क्योंकि अक्सर कर ऐसा होता है कि विद्यार्थी एक अपने परसेप्शन से चलते रहते हैं, जी वो जी जो परिवर्तन जी होते जी। हैं परीक्षा का पैटर्न, उस पर फोकस नहीं कर पाते, हाँ हाँ हाँ, करते बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। कई बार वो ध्यान नहीं देते इस चीज पे। हाँ हाँ। तो पहले जो होता था करीब 2003 से पहले होता था, वो यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती थी एज अ ग्रुप सिविल सर्वेंट, ऐसे होता था पहले सिलेक्शन। फिर हम्म, उसके बाद उनने एसएटी करके एक सेट एग्जाम निकाल दिया, तो उसके थ्रू होने लगा था। लेकिन उसमें क्या लूप होल्स थे कि बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे आईआईटी से, एनआईटी से डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट भी लेते थे और ये सेट का एग्जाम भी कंडक्ट करवाते थे। तो वहाँ थोड़ा लूप होल था, क्योंकि सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती थी। जैसे मैं 3rd टायर कॉलेज से हूँ, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ, तो मेरे को तो कभी अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पाती उस लेवल, अगर उस तरह से अगर सिलेक्शन होते रहता तो क्योंकि उनको तो ऐसा नहीं चाहिए ना कि बैकग्राउंड बस वो चेक करें, उनको चाहिए प्रॉपर। अगर बच्चे को नॉलेज है तो चाहे वो किसी भी संस्थान से हो, चाहे किसी भी छोटे से कॉलेज से हो, प्राइवेट कॉलेज से हो, कहीं से भी हो, अगर नॉलेज है उसको तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। तो उनने फिर अलग से एग्जाम कंडक्ट करवा, मतलब अलग से उन्हें गेट के थ्रू शॉर्ट लिस्टिंग करने लगे। तो गेट में क्या होता था, कुछ बच्चे सिर्फ गेट के लिए प्रिपेयर करते थे और उनको दूसरा जैसे प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहता था और ये सब चीजें नहीं रहती थी। तो
वो क्या रहता है कि जैसे जहाँ रिटन एग्जाम रहता है वहाँ प्रॉपर नॉलेज चेक हो जाती है। जब गेट रहता है वो एमसीक्यू टाइप में रहता है, तो थोड़ा सा अगर कोई बाई लक भी आ गया तो उसका फिल्टर आउट कैसे होगा। तो उनने कुछ साल तक ऐसा रहता था कि पहले डायरेक्ट गेट के थ्रू शॉर्ट लिस्टिंग करते थे और फिर उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू लेते थे, लेकिन उनको उसमें भी थोड़ा सा कुछ खामियां लगी कि नहीं और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट प्रोसेस होनी चाहिए। तो लास्ट ईयर 2019 से उनने गेट के थ्रू शॉर्ट लिस्टिंग, फिर उसके बाद रिटन एग्जाम, फिर उसके बाद इंटरव्यू ऐसे कर दिया। तो आज की जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत टफ है और प्रॉपर वो है, मतलब उसमें कुछ लूप होल्स मुझे नहीं लगते कि हैं अभी। तो वो अपनी अपनी जो सिलेक्शन प्रोसेस को दिन बाय दिन अच्छा करते जा रहे हैं। हर एक संस्थान का वैसा ही है। अभी जो इसरो का है, अभी क्या है कि इसरो में अभी वो कुछ जगह कैंपस प्लेसमेंट अभी भी देते हैं। अभी डीआरडीओ ने कंप्लीट बंद कर दिया है, कैंपस प्लेसमेंट कहीं नहीं होगा। तुम रिटन निकालो, गेट निकालो, रिटन निकालो, फिर उसका इंटरव्यू दो और आओ यहाँ। अभी इसरो में भी कुछ कोर्ट केस भी चल रहा है कि वो कुछ जगह कैंपस प्लेसमेंट देते हैं तो कुछ लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाती है, कुछ लोगों को कम प्रेफरेंस मिलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और सभी को अपना टैलेंट शो करने का मौका होना चाहिए। तो अभी इसरो में थोड़ा सा चल रहा है। और धर्मेंद्र जी, मैं एक जस्ट छोटी सी बात रखना चाहूंगा। जैसे आपका इसरो का विक्रम साराभाई, ठीक है, हाँ हाँ 10वीं में वो जब फेल हो गए थे हाँ और उनको कैम्ब्रिज में एडमिशन लेना था, तो उनका एक रिकमेंडेशन लेटर लिखा गया था, इवन वो फेल्यूर थे तब भी, हाँ ठीक है। और वो लेटर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, ठीक है। मैं ये सिंपल सी बात इसलिए रखना चाह रहा हूँ कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली चीजें शायद डीआरडीओ देखता है और इसीलिए इतना पिछड़ा हुआ भी है। जी 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 ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक अलग चीज है जो अगर प्रोजेक्ट बेस पे जाते हैं, वैज्ञानिकों को उठाते हैं या टेक्नोक्रेट्स को उठाते हैं, तो जो फोकस आता है वो बेसिकली जो प्रोजेक्ट बेस अगर किसी का लेते हैं तो उस बंदे का एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, प्रैक्टिकल जी नॉलेज जी बहुत मायने रखती है। और वैज्ञानिकों और टेक्नोक्रेट्स में वो बहुत आगे जाने की जो संभावना होती है नए प्रोजेक्ट्स को लाने की, ये सारी चीजें जी रहती जी है। तो इसीलिए बीच में सेट का इंक्लूजन हुआ था। बाद में जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ कमियां, शॉर्ट कमिंग आई, उसकी वजह से फिर से इनका प्रोसीजर इन्होंने चेंज किया, हाँ ठीक है। तो ये तो सतत हाँ प्रक्रिया है, लगातार होती रहेगी, ठीक है। बट अच्छा है, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। एक और प्रश्न हमारे दर्शक ने पूछा है अभी कि जी आगे अगर अवसर मिलता है तो क्या आप नासा भी जाना चाहेंगे? जी देखिए, नासा हो गया, इसरो हो गया, ये पूरा स्पेस इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीजें हैं। मैंने स्पेस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग नहीं की है, तो मैं तो कंप्यूटर साइंस से हूँ, तो मेरे को डीआरडीओ बहुत अच्छा है। और वहाँ भी मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वहाँ भी वर्क होता है, तो वो भी सेम ही अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा कोई नहीं है, डीआरडीओ बहुत अच्छी संस्था है, मैं यही वर्क करना चाहूंगा। ओके, और अगर मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग से होता तो शायद कुछ सोच सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। जी अभी आपको कुछ जैसा आपने बताया अभी कोई प्रोजेक्ट असाइन नहीं है, बट स्टिल अगर आप कुछ इस तरीके का अगर आपने कुछ वर्क किया हो डीआरडीओ के वर्क कल्चर के बारे में थोड़ा सा बताएं, अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो। जी जी, अगर जैसे कोई एस्पिरेंट है जो डीआरडीओ के लिए मतलब अपीयर होना चाहता है, तो मैं वही उनसे बोलूंगा कि जो अभी करंट टेक्नोलॉजी चल रही है, जो यहाँ प्रोजेक्ट चलते हैं वो बहुत आगे लेवल के रहते हैं। मीन्स जो अभी करंट टेक्नोलॉजी चल रही है उसी पर प्रोजेक्ट चलते हैं। तो आप जो भी नई नई टेक्नोलॉजी पे वर्क कर सकते हो, प्रोजेक्ट कर सकते हो, वही करें। जैसे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और अगर आप और बेसिक में जाना चाहते हो तो फिर सी प्रोग्रामिंग में कोई बड़े बड़े प्रोग्राम बनाइए, ताकि जो मिसाइल से रिलेटेड जो डेवलपमेंट होते हैं वो पूरा बेसिक ही लैंग्वेजेस में होते हैं, जैसे सी प्रोग्रामिंग, असेंबली लैंग्वेजेस, इनमें होते हैं। तो जो भी करिए थोड़ा सा बड़ा करिए, ऐसा मतलब कुछ छोटे प्रोजेक्ट मत करिए। कि छोटे प्रोजेक्ट करने का मतलब ये है कि जैसे लोग बाग अभी जब थर्ड ईयर में रहते हैं, फाइनल ईयर में रहते हैं, तो वो प्रोजेक्ट इसलिए छोटा चूज कर लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए, हमको कोई दिक्कत ना जाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमको अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट करो, चाहे वो आधा रहे, उसको कंटिन्यू करो। उस प्रोजेक्ट के थ्रू जो आप बोल रहे थे ना सर कि प्रोजेक्ट रिलेटेड चीज, उसका बहुत इंटरव्यू में आपसे प्रोजेक्ट रिलेटेड चीजें पूछते हैं। अगर कोई बच्चा प्रोजेक्ट नहीं किया है तो उससे फिर उसका वर्क एनवायरनमेंट, जैसे मेरा जब सिलेक्शन हुआ है तो मेरे से बहुत सारी चीजें बीएसएनएल की पूछी थी उन्होंने कि बीएसएनएल में क्या काम करते हो, क्योंकि वो तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि तुम साइंटिस्ट बराबर नॉलेज रखते हो, लेकिन जो भी तुम कर रहे हो आज की डेट में उसका नॉलेज तुमको बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर तुम बेसिक कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो बेसिक सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुमसे मिसाइल प्रोग्रामिंग का एक्सपेक्टेशन रख के तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल जो भी चीज तुम पढ़ रहे हो वही चीज का अच्छे से पढ़ो।
बस यही है सर। और प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करें। ओके ओके। तो विजय जी, कोई अन्य प्रश्न हो आपका? हाँ बिल्कुल, धन्यवाद केला जी। केला जी, मेरा अगला क्वेश्चन है कि जैसे धर्मेंद्र जी ने बातचीत में बताया कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है हर एग्जाम के लिए, तो जी कम्युनिकेशन जी स्किल डेवलप करने के लिए किस प्रकार काम कर सकते हैं अपना कम्युनिकेशन? सर, क्या कर आपकी सकते आवाज हैं? चली गई सर शायद। हाँ सर, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ सर। कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप किया जा सकता है? इसका एक ही सबसे बड़ा है कि लोगों से बातचीत करना। अब जैसे अब फ्रेंड सर्कल होता है तो सभी लोग हिंदी में ही बात करते हैं, तो अपन को उतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है। तो अपन कुछ ऐसी संस्थाएं, ऐसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें जहां सिर्फ कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजें चलती हैं, कम्युनिकेशन का ही मेन फोकस रहे। ऐसा नहीं कि मतलब तुम कुछ कैट की प्रिपरेशन करने लगे, वहाँ कम्युनिकेशन का थोड़ा टेक्निकल भी हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन करो, वहाँ कम्युनिकेशन डेवलप हो जाएगा। एक बार तुमको स्टेज से फियर दूर हो गया तो बस वही कम्युनिकेशन है। किसी से ही बात कर पाना वही कम्युनिकेशन है, अपने विचार अच्छे से रख पाना वही कम्युनिकेशन है। तो आपको ये जो अच्छे शहर है, मतलब छोटे छोटे शहरों में भी उपलब्ध है, लेकिन जहाँ की ज्यादा स्ट्रेंथ आती है, जहाँ ज्यादा लोगों के सामने तुम बात कर सकते हो, वहां अगर तुमको मौका मिल रहा तो ऐसी कोचिंग ज्वाइन करो जहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के सामने आप अपना कम्युनिकेशन डेवलप कर सको, तो उसमें बहुत फायदा मिलता है। तो ऐसी कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। जैसे आप प्रथम वर्ष में आप एडमिशन लेते हो तो उसी के साथ आपको एक काम पहले देखना है, कम्युनिकेशन वाला काम पहले देखना है। दूसरा काम इंग्लिश का देखना है, क्योंकि हर चीज इंग्लिश में, मतलब पूरा इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट तो सभी इंग्लिश में है, तो इंग्लिश को मजबूत करना है, कम्युनिकेशन को मजबूत करना है। यही मेन चीज पहले होनी चाहिए। उसके बाद टेक्निकल तो थर्ड ईयर से फाइनल ईयर में आराम से हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। टेक्निकल का मैं नहीं मानता हूँ कोई ज्यादा बड़ी बात है। आप कम्युनिकेशन को सुधारें और अपने आप हो जाएगा फिर। हाँ धर्मेंद्र जी, मेरा दूसरा क्या कि आज धर्मेंद्र जी, मेरा दूसरा का एक तो इंटरव्यू सफलता के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या इंटरव्यू के समय इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। जी जी जी, बिल्कुल। जैसे मैं अपने इंटरव्यूज मैंने बहुत सारे दिए हैं। सबसे पहले मैं अगर कैंपस प्लेसमेंट से लेके बात करूं, तो जब भी मैं कैंपस प्लेसमेंट देता था तो अधिकतर मेरा जो रिटेन होता है हर एग्जाम में मैं क्लियर कर लेता था, मतलब क्योंकि बेसिक्स ठीक ठाक थे। तो रिटेन तो हर जगह हो जाता है। फिर इंटरव्यू की बात आती है तो पहली मतलब मैं बोलूंगा फर्स्ट चीज है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे होगा? कम्युनिकेशन स्किल्स से। और दूसरा होता है नॉलेज। नॉलेज तुमको सब्जेक्ट डेप्थ कितनी है। तो अगर आप प्योर मतलब जैसे डीआरडीओ, इसरो, नीट वगैरह इनकी इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो आप अपनी नॉलेज से और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा के रखें। आराम के साथ इंटरव्यू मतलब आप क्लियर कर लोगे। और दूसरी चीज होती है, जो भी इंटरव्यू होते हैं, अगर आप किसी कंपनी के लिए दे रहे हो, कोई भी दे रहे हो, कहीं भी दे रहे हो, तो जो इंटरव्यू होते हैं वो रिजेक्शन के लिए होते हैं, उस सिलेक्शन के लिए नहीं होते हैं। तो अपन को ऐसा इंटरव्यू देना है कि आप रिजेक्ट ना हो पाए। इनसे ये एक्सपेक्ट मत करो तुम जो भी क्वेश्चन पूछेगा सब कुछ बताना है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको सही सही आंसर दें, क्योंकि वो जो सामने बैठे हैं 5-6 का ग्रुप है, वो पूरे हाईली क्वालिफाइड, हाईली एक्सपर्ट लोग हैं। तो उनसे तुम आप झूठ बोलने की कोशिश तो बिल्कुल मत करो। बिल्कुल सही सही जेन्युइन आंसर्स दो। और जितना भी मतलब तुमको आता वही बस बताओ उनसे। और दूसरा कॉन्फिडेंस मेरा हो। और बस अगर आप पहले से अगर किसी को भी इंटरव्यू देना है, जैसे डीआरडीओ का इंटरव्यू देना है, तो पहले से कुछ इंटरव्यूज की स्टोरीज पहले पढ़ लो इंटरनेट में, कि उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। और जैसे क्या होता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, तो अपन को प्रोजेक्ट का नॉलेज तो है, लेकिन प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन रहते हैं जो अपन जनरली ध्यान नहीं देते हैं। जैसे अब कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, तो उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये सब चीजें हैं बहुत सारी। इसके चार्ट वगैरह कौन कौन से प्रिपेयर करने चाहिए थे जो तुमने नहीं किए हैं, वो भी पूछ सकते हैं। तो कुछ अगर अपन पहले से कुछ इंटरव्यू के पढ़ लेंगे, मतलब कई क्वेरा वगैरह में रहते हैं कि डीआरडीओ के इंटरव्यू क्या है, इसरो के इंटरव्यू क्या है, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए इसरो में क्या क्या पूछा जाता है, दूसरे सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से क्वेश्चन जनरली पूछते, तो उनको बेसिक आइडिया आ जाता है कि क्या पूछने वाला है वहाँ। तो बस यही है कि तो थोड़े से अपन प्रिपरेशन करके जाए वहाँ।
ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन कर लें, इंटरव्यू किस लेवल तक पूछे जा सकते हैं। और जब अपन ये सब चीजें पढ़ते हैं तो उनको पता चल जाता है उनको बोलना क्या है, क्या नहीं बोलना है। तो बस यही इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखें। और एक ही बात है, कभी वहाँ फेक मत बने, ओरिजिनल जो है वही रहें, अच्छे से कॉन्फिडेंस से बात करें और बस आराम से इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपकी बात को सुनते आपने जो गाइड की है बच्चों के लिए, वो हमारे समाज के बच्चे उससे जरूर लाभान्वित होंगे और इंटरव्यू जरूर सफल होंगे। मेरा अगला क्वेश्चन तो समाज से रिलेटेड है, छोटा सा क्वेश्चन है कि लोधी समाज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। लोधी समाज ने हर जगह हाँ। बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन आज हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। और जी जी इसकी क्या वजह आपको नजर आती है, और उसका उन्मूलन का के लिए हमें क्या करना चाहिए, या हमारे समाजी संगठन को क्या करना चाहिए आपके अनुसार, एक नौजवान के अनुसार? जी 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 जैसे अगर समाज में सभी लोग रहते हैं, जैसे अब मम्मी पापा हैं, तो जो यहाँ पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो वो यही सोचें कि अपन को अपना अधिकार तभी मिल सकता है जब अपने पास एजुकेशन है। तो अपने बच्चों को हर दम एजुकेशन के लिए मतलब भेजें। ऐसा नहीं है कि अभी कोई पारिवारिक कोई बिजनेस है तो बिजनेस में लगा दिया उनको, नहीं नहीं, अभी उनकी एजुकेशन की एज है तो एजुकेशन में पूरा भेजें। कई मैंने फैमिली ऐसी देखी हुई हैं जो शुरू से ही अपने बच्चों को खेती किसानी में लगा देती हैं। मतलब ऐसा नहीं है, खेती किसानी वो बाद में भी कर सकता है, अगर एजुकेशन उसको प्रॉपर मिल गई तो खेती किसानी भी कर सकता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले एजुकेशन पे ध्यान दें। अगर आप अन्य लोग हैं, जैसे स्टूडेंट है, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपका क्या कर्तव्य है? मैं अपना कर्तव्य है अपना पढ़ना और फालतू चीज में ध्यान नहीं देना है। अभी अपन जिस काम के लिए वो काम करते रहें, पढ़ाई का काम करें। और अन्य लोगों से मेरा यही निवेदन है कि जैसे कोई अगर कोई स्टडी कर रहा है, कई लोग मैंने देखे हैं, जब मैं प्रिपरेशन करता था उस टाइम पे भी मैंने देखे हैं, अगर तुम मोटिवेट किसी को नहीं कर सकते हो तो उसकी टांग मत खींचो। बस यही है मेरा, अपने समाज में यही है। अगर कोई आगे जाना चाहता है तो उसको खींचने की कोशिश करते हैं लोग। बहुत ज्यादा मैंने देखा है, अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसकी टांग खींचना बंद करिए और बेहतरीन अपने काम से मतलब कि वो लड़का डेफिनेटली आगे जाएगा अगर वो कर रहा है मेहनत तो। लेकिन क्या होता है, कभी समाज के प्रेशर में आके लड़का नहीं जा पाता है, उसकी प्रतिभा इतनी नहीं निखर पाती है क्योंकि लोग बाग उसको खींच लेते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अपने, अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो डीमोटिवेट मत करो उसको। और बस यही है, पेरेंट्स से यही है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। बहुत बहुत बढ़िया आपने बताया हुआ है। एक धर्मेंद्र जी, मेरा अगला क्वेश्चन है कि हमारे समाज के बहुत से सामाजिक संगठन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कुछ व्यावसायिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कुछ लोग सामाजिक उन्मूलन का काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए भी काम कर रहे हैं। जी तो हमारी सामाजिक संगठन में समाज में जो काम कर रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार का उनकी ओर से सहयोग मिले तो हमारे जो गांव के रहने वाले विद्यार्थी हैं और जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं वो उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। जी जी उनका जी सहयोग मिल सकता है। आप कोचिंग क्लासों को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, या आप क्या कहते हैं हॉस्टल को प्रेफरेंस देंगे, या लाइब्रेरी को प्रेफरेंस देंगे? तो आपके अनुसार सबसे जरूरी जरूरत किस बात की है जिससे हमारे जी विद्यार्थी सफल हो सकें? जी जी पहले तो अगर कोई बच्चा 12वीं के बाद जस्ट निकल रहा है, उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है चीज़ों का, तो उसके लिए कोचिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उस लेवल तक उसने पढ़ाई नहीं की होती है और वहाँ जाके बहुत सारा कंपटीशन मिलता है। तो 12वीं लेवल के बाद तो कोचिंग बहुत ज़रूरी है। अगर उसने कुछ ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन कर लिया, उसने कोचिंग कर ली सब चीज़, उसके लिए लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है, ये है। और मेन चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आज झेली हुई है कि प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए अपने समाज में। जैसे कोई बच्चा है जो 10th क्लास से निकला, 10th क्लास में उसको कुछ पता नहीं कि मैथ्स क्या होती है, बायो क्या होती है, आर्ट क्या होती है, कॉमर्स क्या होती है। तो अगर हो सके ऐसा अपने ग्रुप में तो कैरियर काउंसलिंग हो जाए। उसके बाद जैसे भी एग्जाम कंप्लीट होते हैं, रिजल्ट आते हैं, उसके बाद कुछ कैरियर काउंसलिंग हो जाए तो अपन को प्रोएक्टिव अप्रोच लेनी चाहिए कि कोई भी बच्चा है तो उसको पता नहीं है चीजें कि ऐसे ग्रुप हैं, ऐसे लोग बाग हेल्पिंग हैंड्स हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, उसको पता नहीं है। लेकिन अपन को पता है कि ऐसे हर साल बच्चे निकलते हैं, अपन मदद कर सकते हैं उनकी। तो अपन को प्रॉपर उनको गाइडेंस मिलना चाहिए सर, कि कौन सी तुमको स्ट्रीम चूज करनी चाहिए और इसमें क्या स्कोप्स हैं, आपकी कौन सी आपकी खूबियां हैं, जो कौन सी सब्जेक्ट लोगे तो उसकी आपकी खूबियां निकल के आएंगी। तो इन सब चीजों से। और दूसरे समाज में बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी पोजीशंस में भी हैं। जैसे मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, जैसे जब मैंने इंजीनियरिंग किया था तो मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था, बस जो भी मेरे को पता था कि कॉलेज अच्छा है, मैंने सभी ब्रांच उसकी भर दी थी।
मेरे पास कुछ गाइडेंस तो नहीं था कि नहीं कंप्यूटर एंड साइंस लोगे तो ये होगा, सिविल लोगे तो ये होगा, कुछ मेरे को पास पता नहीं था। मैंने सभी एक लाइन से भर दी सभी इंजीनियरिंग की ब्रांच और मैंने ले लिया कंप्यूटर एंड साइंस। बाद में मुझे पता चला मैं सही ब्रांच मुझे मिल गई थी लेकिन अगर साथ बाई मिस्टेक अगर कोई गलत ब्रांच मिल गई होती तो मैं जिंदगी भर पूछता। तो यही प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए बच्चों की, और उनको बताना चाहिए कि इसमें क्या फ्यूचर है, क्या चल रहा है अभी, तुमको क्या मिलेगा, कौन कौन सी जगह जा सकते हो, ये सब चीजें पूरा प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। और दूसरा, अगर कोई बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे मैं अपनी ही बात करता हूँ तो जब मैंने एडमिशन लिया था तो मैंने 2012 में एडमिशन लिया कॉलेज में, तो मेरी कॉलेज की फीस 30,000 के अप्रॉक्स हुआ करती थी। तो मेरे पापा जी ने भी बोल दिया हाँ ठीक है पढ़ाई कर लो। फिर उसके बाद एक साल बाद मेरा छोटा भाई ने भी उसी कॉलेज में मैंने एडमिशन दिलवाया उसको। तो गवर्नमेंट कॉलेज था तो 30,000 इजिली अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उसमें 28,000 या 30,000 के अप्रोक्स ओबीसी की स्कॉलरशिप भी आ जाती थी, तो इतना आराम से अफोर्ड हो सकता था। तो मैंने वो ले लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर है, मतलब मेरा चौथा सेमेस्टर था, मेरे भाई का सेकंड सेमेस्टर था, फीस हाइक हो गई है, 30,000 से डायरेक्ट 75,000 हो गई और अब दोनों का पर सेमेस्टर का खर्चा 1.5 लाख पहुंच गया, सिर्फ फीस का खर्चा। फिर उसके अलग खर्चे अलग, तो मतलब 2 लाख रुपए एक किसी बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली को अफोर्ड करना मतलब ये तो नामुमकिन ही है। तो फिर उसके बाद अब मुझे तो इतना पता नहीं था कि अपने लोग भी इतने अच्छे अच्छे पोजीशन पे, अब इनसे कैसे हेल्प लेंगे कुछ पता नहीं रहता, किसी को भी पता नहीं रहता। अभी जो बच्चे हैं उनको भी कुछ पता नहीं है सर। तो मैंने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया। मुझे एजुकेशन लोन के लिए मैं 1.5 साल तक वेट किया, डेली फॉलो अप किया, हर जगह कंप्लेन किया, मेरा 1.5 साल में कोई एक एजुकेशन लोन नहीं करवा पाया। और उस टाइम पे भी समाज के बहुत बड़े लोग थे जो आज अपने आप को बहुत बड़ा ही समझ बोलते हैं कि हाँ बड़े हैं, उन लोगों से तुमको तो पता था ना कि एजुकेशन लोन कैसे लिया जाता है, उस टाइम पे किसी ने हेल्प नहीं की। तो मैं तो ये समझता हूँ अगर आप उस पोजीशन पे हो, उनको अगर आप फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते तो इन सब चीजों में तो हेल्प कर सकते हो, उनको मार्गदर्शन तो दे सकते हो एटलीस्ट कि कैसे करना पड़ता है ये सब चीजें। तो मैं यही मतलब बोलना चाहूंगा कि अगर जो भी आप किसी भी लेवल पे हो, किसी भी संस्था में हो, तो कैसे आप अपने समाज के बच्चों को हेल्प कर सकते हो उसके ऊपर ध्यान दें। और प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। बच्चा नहीं आएगा तुम्हारे पास पूछने के लिए क्योंकि उसको नहीं है पता कि ये सर कैसे हैं, ये भैया कैसे हैं, उनको नहीं है पता कुछ। तो अपन को लेने पड़ेंगे इनिशिएटिव, अगर अपन हेल्प करना चाहते हैं तो अपन को ये सब इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, उनको अपन को हेल्प करनी पड़ेगी। वो नहीं पूछेगा, अगर अपन को ये सोच के बैठेंगे कि बच्चा आएगा फिर हम हेल्प करेंगे तो नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, सेम ही चीजें चलती रहेंगी। धर्मेंद्र जी, क्विकली आपको एजुकेशन लोन मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। तो मुझे 1.5 साल तक मैंने उसके लिए मेहनत की, फिर उसके बाद मेरे पापा ने अपनी घर की जमीन बेच के पढ़ाया हम लोगों को। मेरे को नहीं मिला एजुकेशन लोन। मैंने सीएम में तक कंप्लेन किया था 2013 में, तो उस टाइम पे मेरे को एजुकेशन लोन नहीं मिला। मेरे पापा ने अपने घर की जमीन बेच के हम दोनों भाइयों को पढ़ाया है। तो यही मेरा ये बहुत मतलब बुरा अनुभव रहा है। वजह क्या रही धर्मेंद्र जी? मतलब आपका अप्रोच सही नहीं हुआ, लोन को जिस तरीके से अप्लाई करना था उसमें इश्यू था कि बस हुआ ही नहीं कुछ? जी, मेरे पास सब कुछ था। अब मैं ये नहीं बोल सकता उसने क्यों नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट सब थे, मेरे पास धर्मेंद्र जी कि मतलब सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको नॉलेज नहीं थी इसलिए आप वंचित रह गए इससे? मैं नॉलेज तो इतनी थी कि मेरे को कैसे अप्रोच करना पड़ता है, मैंने सब फॉर्म भर दिए, सब उसके डॉक्यूमेंटेशन मैंने पूरा करवा दिया। उसके बाद भी जो मैनेजर था वो थोड़ा भ्रष्ट था, तो उसके कारण पता नहीं अब कम्युनिकेशन गैप रहा होगा, शायद मेरे से कुछ लेने की उम्मीद कर रहा होगा, मैंने नहीं दिया होगा तो नहीं हुआ सर। ओके, अच्छा। अब एक और क्योंकि जब आप ही ने ये विषय उठाया है तो भविष्य में जो हमारे समाज के विद्यार्थीगण हैं, क्या आप उनकी सहायता करेंगे? आप उनको इस तरीके का सहयोग प्रदान करेंगे, जानकारी? जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर जैसे मैं सोचता हूँ कि पहली बात गाइडेंस होना चाहिए। हरदम अपन को प्रोएक्टिवली अपन को जो बच्चे अभी नए निकल रहे हैं उनको कांटेक्ट में रहना चाहिए और जाकर उनसे मीटअप करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स देखनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। एटलीस्ट अपन अपने कॉन्टेक्ट के थ्रू किसी, अगर सपोज उसको एजुकेशन लोन की जरूरत है तो अपन अपने कॉन्टेक्ट के थ्रू किसी और को फॉलो तो कर सकते हैं एटलीस्ट कि हाँ सर इसका करवा दीजिए, अच्छा बच्चा पढ़ने में, ऐसा ये सब चीजें फॉलो कर सकते हैं, उसको गाइडेंस दे सकते हैं कैसे कैसे करनी होती है चीजें। उसको नहीं होता पता, बारी बात कोई इतना नॉलेजेबल नहीं होता कि उसको हर चीज का नॉलेज हो। तो ये सब चीजें अपन को करनी चाहिए। अपन को समाज में रहना है तो मतलब इतने बड़े बड़े लोग हैं अपने समाज में, तो सभी लोग कर सकते हैं ऐसा।
तो मैं तो सोचता हूँ कि पहले जो भी समाज का मतलब इतने अच्छे अच्छे पोजीशन पे अपने गांव जाएं, तो एटलीस्ट वहाँ के पेरेंट्स से और बच्चों से मिलें, उनसे पूछें क्या चल रहा है, कौन सी क्लास में है, कहाँ पढ़ रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये सब पूछें, उनसे जायजा लें, उसके बाद क्या अपन कर सकते हैं अपने लेवल पे वो करने की कोशिश करें। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, और बात ही नहीं कही है बल्कि ये एक आवश्यकता है, एक महती आवश्यकता है समाज में कि इस तरीके का एक अभियान के रूप में रहना चाहिए। एक अप्रोच अगर किसी विद्यार्थी को आवश्यकता है तो वो इस जगह ऐसी कोई उसके पास विकल्प होना चाहिए जहां वो अप्रोच कर सके। जी जी। और विजय सर, जी, और मेरे केस में ऐसा था कि हम लोग तीनों भाई लोग हैं, तो अपने अपने समाज ऐसा है कि चलो भाइयों के लिए तो वो जमीन भी बेच के पढ़ा दी है, शायद कोई बहन होती उसकी फैमिली के लिए थोड़ा सा, बहनों के नहीं, लिए समझ सकते हैं, सही बात। तो बिल्कुल। फिर शायद वो जमीन भी नहीं बेच पाते और लड़के की स्टडी सब रुक जाती, वहां सब खत्म हो जाता। या फिर ऐसे कोई केस होता कि एक बच्चा पढ़ रहा है दूसरा नहीं पढ़ रहा, तो भी उस केस में वो जमीन नहीं बेच सकते थे कि जमीन बेच के किसी को पढ़ा दिया जाए। तो हमारे केस में तो ऐसा है, तीनों लोग पढ़ते थे, तीनों लोग को जितना पढ़ना है मेरे पापा से पूरी कंप्लीटली छूट रहती है, जितना पढ़ना है जहां तक पढ़ना तुम पढ़ो, बाकी काम काम। बिल्कुल, क्योंकि रिटर्न रिटर्न श्योर शॉट है तो इन्वेस्टमेंट हो जाता है ना। जी जी। और अगर मैं कि पेरेंट्स को भी इतना पता होना चाहिए कि हाँ रिटर्न सेल्फ ग्रोथ ही है, मतलब बच्चा इतना कैपेबल है। कई पेरेंट्स को ये पता नहीं रहता उनकी बच्चे की कैपेबिलिटीज क्या हैं, तो अपन अपने तौर पे उनके पेरेंट्स को भी मोटिवेट कर सकते हैं, नहीं नहीं आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और बच्चा डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेगा। जैसे अपन को कुछ पता है उसको अपन पर्सनली उस बच्चे को जानते हैं, तो उसके पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। समय का थोड़ा सा बंधन है, विजय जी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो। बस मेरा लास्ट क्वेश्चन है मुझे कि आप बढ़िया पोजीशन पहुंच गए हैं, तो आप समाज में किस प्रकार का जीवन साथी चाहते हैं, या किस प्रकार के जीवन साथी को आप पसंद करेंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैं ऐसा जीवन साथी चाहता हूँ जिससे मेरे विचारों का मेल हो। ऐसा नहीं हो कि उसके दूसरे विचार हैं, मेरे दूसरे विचार हैं मैं कुछ समाज सेवा करना चाहता हूँ, वो समाज से डिफरेंट रहना चाहता है। मैं चाहता हूँ विचारों का मेल हो, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। गुगली फेंक दी विजय जी आपने। और अब बहुत अच्छा है, कई आयाम होते हैं एक व्यक्ति के जीवन के, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ होने चाहिए। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन कि मेरा लास्ट माने एक अनुरोध है आपसे कि हमारे समाज के जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और जो विद्यार्थी प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश जो उनके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, उनके पद को अग्रसर कर सकता है सफलता की ओर, कोई संदेश देना चाहे तो संदेश दीजिए आप। जी जी बिल्कुल। जैसे अभी मैंने जितनी भी बातें की है अधिकतर टेक्निकल से रिलेटेड थी, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, पहले अपने परिवार को रखें। परिवार को रखने का मतलब उनने किस लिए तुमको पढ़ाई करवाई है उसका ध्यान रखें, हरदम अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल जागृत रहें, और इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और पढ़ाई बिल्कुल जी जान से करें, ऐसा नहीं है कि कुछ आज कम कर ली कल ज्यादा कर ली, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल जी जान से करें और आपको लक्ष्य बिल्कुल श्योरिटी के साथ मिलेगा। बस यही है मेरा सभी से निवेदन कि पढ़ाई अच्छे से करें। धर्मेंद्र जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, मैं जागरूक समाज के 1.5 लाख सदस्यों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम इस प्रोग्राम में आके हमारे सदस्यों को 1.5 लाख सदस्यों को मार्गदर्शित किया। इसके साथ ही हमारे समाज के बच्चों को भी, विद्यार्थियों को मार्गदर्शित किया, और आपने छोटी छोटी बातों को विशेष तौर पर बताया जो कि बहुत जरूरी थी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और हम चाहते हैं कि आप समाज के साथ जुड़े रहें, हम समाज के बच्चों का, समाज में जहां भी जरूरत हो उनका मार्गदर्शित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी पूरी जागोलोधी समाज को अपने मंच पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समाज के सभी बच्चों को यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी कभी भी जरूरत पड़ती है तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर लिख लेना, और फेसबुक में भी आप सर्च कर सकते हो, मैं नंबर बोले देता हूँ, तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी हेल्प हो मैं बिल्कुल रेडी रहूँगा हेल्प करने के लिए, चाहे वो मोटिवेशनल हो या फिर कोई गाइडेंस से रिलेटेड हो, कुछ भी चीज़ हो मैं करूँगा। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए सर, 9589967903 9589967903। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके भविष्य के लिए। धन्यवाद कैलाश सर, विजय सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अपने मंच पे बुलाया। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद।